इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने दरख्वास्त दायर की थी, रिट पिटीशन। आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी के ख़िलाफ़ मेरे घर में डाकाज़नी करने 18 फरवरी के सुबह 1:30 बजे के लगभग 2 दर्जन मुसल्लह नकाबपोश सीटीडी आहलकारों के साथ मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने, मेरे घर के दरवाज़े तोड़ने, मेरे 5 साल के बच्चे बहराम को नींद से उठाकर अगवा करने की धमकी देने, मेरा लैपटॉप उठाने और मेरे कुक 60 साला शेर गाजी को अगवा करने के हवाले से मैंने FIR की दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने अपने अफसरान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज नहीं किया, जिस पर मैं हाई कोर्ट आया। आज हाई कोर्ट ने वीडियो भी मुलाहिज़ा की उस वारदात की। जो जराइम आईजी इस्लामाबाद ने किए हैं उनकी सज़ा उम्र कैद बनती है। पाकिस्तान के शहरियों और बिलखसूस इस्लामाबाद के फेड जैसे पोस्ट सेक्टर में मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुंतखब एमएनए हूँ, लेकिन जिस दहशतगर्दाना तरीके से पुलिस ने इर्तिकाब जुर्म किया है, इस पे अदालत ने भी अफसोस का इज़हार किया और हुक्म सादिर किया कि अगर मेरा कुक आज वापस नहीं आता है तो फिर पुलिस के आला हुकाम SSP CTD, SSP ऑपरेशन अदालत में ख़ुद पेश होंगे और साथ ही पर्चा न दर्ज करने पर SHO मारगला को कल 10 बजे अदालत में तलब किया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लामाबाद की पुलिस जराइम पेशा बन चुकी है और वर्दी में मलबूस होकर डाकाज़नी की कई वारदातें ये पहले भी कर चुके हैं, यही IG कर चुका है। और इनकी जुर्रत अभी इतनी हुई कि मेरे घर में घुस के उन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया। मैं कल पहली दफ़ा घर गया तो पता चला मेरी कैसी गड़ी भी उड़ाई है, परफ्यूम भी उड़ाए हैं, ये साथ उठा के ले गए हैं। तो आज से ये कार्रवाई कल पे चली गई है। IG साहब, जो आप कर रहे हैं ये जराइम है। आपके मातात SSP ऑपरेशन और SSP CTD को भुगतना होगा। दूसरा, मैं ये वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी ज़ात को कुछ हुआ या मैं इस्लामाबाद से अगवा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी IG इस्लामाबाद पर होगी, क्योंकि ये वाज़े तौर पर ये अटेम्प्ट कर चुका है। मैं इस मामले को नेशनल असेंबली में भी उठाऊंगा, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, आज शाहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस में तवीनी अदालत की कार्रवाई है। इंशाल्लाह इन केसेस की पैरवी के लिए भी मैं अदालत की मुआविनत करूंगा, क्योंकि वो केसेस मैंने दायर किए थे। राना आमिर शहजाद साहब PTI के 141 NA से कैंडिडेट थे साहिवाल से। 14,000 की ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। वही फार्म 47 में जेलसाजी करके इनको हराने की कोशिश की गई है। आज मुकदमा हमारा फिक्स है। हम तवक्को रखते हैं कि इनके केस में भी इंसाफ होगा। परवत साहब, बताइएगा कि रात को दुआ खैर होगी ये PDM 2 की, वो कैसे समझते हैं कि ये मुल्क कैसे चलाएंगे PDM 2 आपके फार्मूले के मुताबिक? जिस तरह इन्होंने पहले चलाया 16 महीने और जो अभी तक चला रहे हैं उनके गमाश्ते केयर टेकर बन के, तो लिहाजा अगर जो नज़र आ रहा है सारी जल्दसाजी नताइज में इन चोरों को लाने के लिए की गई है, और अगर ये हुकूमत चला सकते हैं या इनमें अहलियत है तो 6 महीनों में वाज़े हो जाएगा
लेकिन इनको इक़्तिदार देने से कबल पाकिस्तानियों को इंतहाई खौफनाक महंगाई से हमकिनार भी किया जाएगा। 28 या 30 तारीख तक महंगाई जो है वो पूरी कौम को गिरफ्त में लेने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि बाद कल पार्लियामेंट गए आपका, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट का सफ़र है, इस हवाले से क्या कहें? मैं नेशनल असेंबली गया हूँ तो मैंने पता किया कि वो काम कौन है, तो पता चला कि जो सेक्रेटरी है नेशनल असेंबली का, उसको 11वीं दफ़ा जो है एक्सटेंशन दे के सेक्रेटरी की सीट पे बिठाया गया है। जो दूसरा सेक्रेटरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको 7वीं दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है। तो मैंने कहा ये तो हमें जिधर ऐवान में लोगों ने भेजा है वहाँ पर पहले से ही स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं उनके बारे में इल्म हुआ कि उन्होंने इंतहाई नाजायज़ भर्तियाँ की हैं कौमी असम्बली में, तो लिहाजा सबसे पहले एहतसाब तो ये नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी एडमन और ये जो इन्होंने नाजायज़ भर्तियाँ की हैं, मैं ऐवान पे सबसे पहला एहतसाब इनका करूँगा और इनके हवाले से बासपुरस करूँगा कि ये पाकिस्तान में टैलेंट का कहत हो गया, अफसरान की कहत हो गई कि ये 11वां दफ़ा किसी आदमी को आप सेक्रेटरी के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं और करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में ले जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि सिर्फ इंतहाई कंपेलिंग यानी मजबूरी की हालत में आप किसी शख्स को एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लाई कर सकते हैं। री एक्सटेंशन पे कतगन है, इल्म नहीं हो रहा है कि ये 11वीं दफ़ा इस सेक्रेटरी को किस तरह दिया गया। इसी तरह सेक्रेटरी एडमन जो कोई DMG अफसर है वो हजरत बैठे हुए हैं, तो लिहाजा सबसे पहले इनकाउंटर जो हुआ वो भी ऐसे लोगों से हुआ जो कानून साजी कर रहे हैं, खुद कानून के मनाफी ये अपने मनासिब पे बैठे हुए हैं। सर, रात शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाते हैं, उनके नंबर पूरे हैं, तो हम उनको ऐवान में वेलकम भी करेंगे और मुबारकबाद भी देंगे और हमें खुशी होगी। हमारे नंबर तो पूरे हैं, बस ये जो इन्होंने फार्म 47 में जेलसाजी करके हमारे नंबर छीने हैं ये हमें वापस कर दें। अगर थोड़ी सी शर्म हया है इस शहबाज शरीफ की आंखों में और रत्ती बर ज़मीर हैं तो इसको शर्म आनी चाहिए एक ऐसे नशीस पे बैठने से जो इसका हक ही नहीं बनता है। इनको इल्म है नवाज शरीफ अपनी सीट लाहौर की आरा हुआ है, मरियम नवाज जो नॉमिनेट हो गई है वज़ीर आला पंजाब, वो अपनी सीट हारी हुई है, आवा बिगड़ा हुआ है। 80 नेशनल असेंबली की सीटें इन्होंने चोरी की हैं और वो भी पहले फार्म 45 पुराने ज़माने में या आज इस इलेक्शन से कबल फार्म 45 जो था वो टेम्पर हुआ करता था। अब इस दफ़ा ये क्यों नहीं हुआ? नंबर 1, नवाज शरीफ को ये बताना था कि अवाम ने आपकी ये हैसियत कर दी है, और दूसरा अगर पोलिंग स्टेशनों पे ये ड्रामा होता तो मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते। तो प्लान बी के तहत इन्होंने फार्म 47 जो है उसको टेम्पर कर दिया। मरोज साहब, क्या PTI सरप्राइज़ दे सकती है वज़ीर-ए-आज़म की जब वोटिंग होगी उमर अयूब साहब बन जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म? मेरे इत्तलात के मुताबिक 21 लगभग हल्के कौमी असम्बली के वो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से स्टे हो चुके हैं। अगर 50 के लगभग हल्के स्टे हो जाते हैं तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे? इस तरह सूबाई असम्बली की उनकी सीटें स्टे होंगी तो रिज़र्व उनकी कहाँ से आएंगी? लिहाजा उनका हुकूमत बनाने का जो हदफ है वो पूरा नहीं हो रहा है। परवेज़ साहब बताइएगा कि IMF की तीसरी किस्त आ रही है, लेकिन तीसरी किस्त में उन्होंने शर्त रखी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो हम तीसरी किस्त देंगे, तो अब वो तीसरी किस्त दे देगी? किस तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पाकिस्तान का जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर आप सपोर्ट करेंगे? हमने पहले IMF के साथ डील को सपोर्ट किया था, कतई नहीं करेंगे ताकि ये पैसे इन चोरों को मिले और ये जनाब फिर जो है बाहर भेजें। IMF की डील में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शर्त थी और इलेक्शन का इन्होंने ये हाल कर दिया है।
तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हमने कोऑपरेट किया था, इंशाल्लाह कोर कमेटी इस पर डिस्कस करेगी, खान साहब से हम इस पे बात करेंगे और एक क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ आएंगे। अनवर साहब, अगर आप डील नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो नजरें तो या जो डायरेक्शन आएगी तो वो पीटीआई की तरफ आएगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के बलबूते पे रिमिटेंसीज की मद में इस मुल्क को इन माशी बदतरी से निकाल सकती है। दूसरी बात, अगर ये शर्त है कि जी कौम डिफ़ॉल्ट करेगा और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पीटीआई ने फिर कुर्बानी देनी है, हमारे लिए डिफ़ॉल्ट से कबल और तमाम चीज़ों से अव्वल तर जो है वो रूल ऑफ लॉ है। जिस मुल्क में, जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो, वो अखलाकी तौर पे भी डिफ़ॉल्ट कर चुका होता है, कानूनी तौर पर भी कर चुका होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, 10 दफ़ा ये मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन मुल्क को ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की। अगर रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज़ होती है मुआशी डिफ़ॉल्ट पे, हमारी तरजीह जो है रूल ऑफ लॉ होगी। बहुत शुक्रिया सर, अनवर थैंक साहब, यू। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हमने बारहा आपसे रिक्वेस्ट की कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो किस वजह से? यही बात तो मैं कर रहा था कि पीपल पार्टी हमें बार बार कह रहे थे आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसे लोगों के साथ हुकूमत बनाने पे जो खुद मैंडेट चोरी कर चुके हैं। तो लिहाजा प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी ये तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो साहब पीपल पार्टी, MQM और नून के साथ जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, कतईन जो है हम हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। शुक्रिया।